तो हम लोग पढ़ रहे थे इंडिया थ्रूज अ ट्रेवलर्स आइज, यही ना पढ़ रहे थे सर, जो कि पर्ल एस बक जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर का अबाउट द ऑथर्स पहले हम लोगों ने पढ़ा था, पर्ल एस बक के बारे में जाना था, पॉइंट वाइज समरी किया था हम लोगों ने, और उसके नेक्स्ट क्लास में एक शॉर्ट समरी, और उसके बाद से उसका पूरा का पूरा क्या पढ़े थे लोग, क्वेश्चन आंसर पढ़े थे लोग। क्वेश्चन आंसर में हम लोगों ने इस बार दोनों टाइप का किया हुआ है, यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी था, शॉर्ट टाइप जो कि 12 को था, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा था, याद आ रहा है, जो कि 8 को था। सभी के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने बोला कि आप लोग लिख लीजिएगा। आज हम लोग पूरा का पूरा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन के बाद ढेर सारे ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल होंगे ऑब्जेक्टिव में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एक एक लाइन। ओके, एक्सप्लेनेशन पहला लिखा गया है, रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ इन इट्स बेस्ट एज वेल एज इन इट्स रोस्ट। सर सुनिएगा ध्यान से, अर्थात धर्म जो है वो भारतीय जीवन में सदैव विद्यमान है। वाकई में सर भारत में कहीं भी जाइए आपको क्या देखने को मिलेगा, धार्मिक लोग, धार्मिक स्थान यानी धर्म देखने को मिलेगा ही मिलेगा, अपने सर्वोत्तम रूप में भी और अपने निकृष्ट रूप में भी, यानी इसका अच्छा रास्ता भी है और इसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है इस रूप में धर्म को। इस लाइन को एक्सप्लेन करना है, देखिए ध्यान से कैसे लिखा गया है, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज व्हिच हैज बीन रिटन बाय पर्ल एस बक। बस इतना ही लिखा है, किसी प्रकार का इसमें एसे ट्रेवलॉग इसमें मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे ट्रेवलॉग लिखें कि जर्नी रिकॉर्ड लिखें कि ऐसे लिखें, इसलिए उसको छाट दिया गया है सर, आप लोग डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा गया है, here Paul S. Buck believes that religion is always present in the life of Indians, अर्थात पॉल एस बक का मानना है कि धर्म भारतीयों के जीवन में सदैव विद्यमान रहता है। हर एक भारतीय के जीवन में धर्म कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में विद्यमान है, ये सभी लोग मानते हैं। आगे लिखा गया है, रिलीजन शोज बोथ इट्स गुड एंड बैड साइड्स, धर्म जो है वो अपने अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को दर्शाता है। कैसे लिखा गया है सर, when religion is used for the welfare of humanity it creates peace and harmony and makes life heavenly। heaven का मतलब क्या होता है सर, स्वर्ग की तरफ बेहतर कह सकते हैं। अर्थात जब धर्म का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए किया जाता है तो यह शांति और सद्भाव का निर्माण करता है और जीवन को कैसा बना देता है, एकदम स्वर्गीय बना देता है, एकदम बेहतर बना देता है। कब, जब लोक कल्याण के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जाता है तब। बट its worst aspects appears when it becomes narrow, rigid, जी हाँ, rigid और harmful for society, अर्थात लेकिन इसका सबसे बुरा पहलू तब सामने आता है जब यह संकीर्ण कठोर या समाज के लिए क्या हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। जैसे कि सांप्रदायिकता का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सांप्रदायिकता, धार्मिक स्तर पर लोग क्या करते हैं सर, आपस में भिड़ जाते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। तो ये इस लाइन का यही एक्सप्लेनेशन है सर, कि किसी न किसी रूप में जो धर्म है वो भारतीय यानी हर भारतीय के अंदर विद्यमान है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, माई लाइफ हैज बीन टू क्राउडेड विथ ट्रेवल्स एंड मेनी पीपल फॉर मी टू पुट इट ऑल विद इन द कवर्स ऑफ वन बुक। आगे डैश यानी कुछ लिखा गया है, ठीक है सर, याद रखिएगा। अर्थात मेरा जीवन यात्राओं और अनगिनत लोगों से इतना भरा हुआ है कि मैं उसे एक किताब में समेट नहीं सकती। ये अंतिम में उन्होंने लिखा था कि इतने बातों को लिखने के लिए एक किताब काफी नहीं होगा। तो आइए देखिए सर इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है, समझिएगा। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज व्हिच हैज बीन रिटन बाय पर्ल एस बक। आपको सब में यही देखने को मिलेगा। अर्थात यह पंक्ति कहां से लिया गया है, तो इंडिया थ्रू द ट्रेवलर आइज से लिया गया है, जो किनके द्वारा लिखा गया है, पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है, ठीक है सर। आगे देखिएगा, यूजिंग दिस लाइन, अर्थात इस लाइन का प्रयोग करते हुए, पर्ल एस बक एक्सप्लेन्स दैट हर लाइफ हैज बीन फुल ऑफ ट्रेवल्स एंड इनकाउंटर्स विथ काउंटलेस पीपल। सुनिएगा, यानी इनका जो जीवन है वो यात्राओं से भरा रहता है और ढेर सारे व्यक्तियों से ये मिलती रहती हैं। वही लिखा गया है, इन पंक्तियों में पर्ल एस बक बताती हैं कि उनका जीवन यात्राओं और अनगिनत लोगों से मुलाकातों से क्या हुआ है, भरा हुआ है। आगे देखिए, बिकॉज ऑफ दिस, यानी इसके वजह से, इस कारण से, इट इज इम्पॉसिबल फॉर हर टू पुट ऑल हर एक्सपीरियंसेस इनटू वन बुक। अर्थात इस वजह से उनके लिए अपने सारे अनुभवों को एक किताब में समेटना क्या हो जाता है सर,
नामुमकिन हो जाता है, यानी कि नहीं लिख पाएंगे उतनी सारी बातें। आगे लिखा गया है, इवन ऑल हर बुक्स टुगेदर आर नॉट इनफ टू कंटेन एवरीथिंग शी विशेज टू शेयर विथ हर रीडर्स। सुनिएगा, रीडर्स का मतलब तो उनके पाठक, अर्थात उनकी सारी किताबें मिलकर भी उन सब बातों को समेटने के लिए पर्याप्त नहीं है जो वह अपने पाठकों के साथ क्या करना चाहती है, साझा करना चाहती है। अर्थात जो भारत में आकर के जो एक्सपीरियंस की है उस चीज को एक किताब में लिखेंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा, अपने पाठकों तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा सर। ईयर्स आफ्टर लिविंग इंडिया, अर्थात मतलब भारत छोड़ने के कई साल बाद जब वो भारत छोड़ करके गई, शी रोट अ बुक टाइटल्ड कम माई बिलव। उन्होंने कौन सा एक किताब लिखा, किताब का नाम कम माई बिलव, जो किस बैकग्राउंड का था याद कीजिए, इंडियन बैकग्राउंड का था। आज चाइनीज बैकग्राउंड से क्या था बताइए तो, द गुड अर्थ। चलिए यहां देखिएगा, विच हैड इंडिया एज इट्स बैकग्राउंड। अर्थात कहने का मतलब है कि मतलब वो जो भारत छोड़ के गई तो उन्होंने आओ मेरे प्यारे यानी कि कम माई बिलव नामक एक किताब लिखी जिसकी पृष्ठभूमि कहाँ की थी, भारत की थी। यानी उसमें केवल किनके बारे में बात किया गया था, भारतीयों के बारे में, भारतीय परिदृश्य के बारे में बात किया गया था। आगे लिखा गया है, she found it surprising that most Americans could not understand the real meaning of the book except for a few। सुनिएगा, यानी कुछ जो अमेरिकी है ना, कुछ अमेरिकी को छोड़कर बाकी ढेर सारे अमेरिकी उस किताब को नहीं समझ पाए थे। ध्यान दीजिएगा, वही बात लिखा गया है कि उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कुछ लोगों को छोड़कर ज्यादातर अमेरिकी इस किताब का असली मतलब नहीं समझ पाए। Even then the book was considered a universal achievement and whatever her aim had been, she felt it was completely fulfilled। अर्थात कहने का मतलब है फिर भी इस किताब को एक सार्वभौमिक उपलब्धि माना गया और उनका जो भी उद्देश्य था उन्हें लगा कि वो पूरी तरह से क्या हो गया, पूरा हो गया। कोई भी किताब क्यों लिखता है सर, उनका कोई उद्देश्य होता है कि मेरी बात लोगों तक पहुंचे, मेरी बात लोग जाने। भले ही अमेरिका के लोगों ने उनकी किताब की सराहना नहीं की, उनकी किताब को नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी उनका किताब पब्लिश हुआ, लोगों ने पढ़ा, उसमें रुचि दिखाई। कहने का मतलब यही है। चलिए एक्सप्लेनेशन नंबर लास्ट, ध्यान से देखिएगा। आई वेंट टू इंडिया टू सी एंड लिसन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन द सिटीज एंड द पीजेंट्स इन द विलेज। याद आ रहा है वो गांव किस लिए आई थी, ताजमहल देखने के लिए नहीं ना, किसके लिए आई थी, शहरी के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो भी युवा हैं, जो बौद्धिक युवा हैं उनसे मिलने आई थी और साथ ही साथ गांव के किसानों से मिलने आई थी। वही कह रहा है, मैं भारत में दो समूहों के लोगों को देखने और सुनने गई थी, शहरों के युवा बुद्धिजीवी और गांव के किसानों से। इस लाइन को एक्सप्लेन करना है, ध्यान से देखिए कैसे किया गया। दीज लाइन्स हैव बीन बिकॉज ऑफ दिस कॉमा, ओके, दीज लाइन्स हैव बीन, लाइन्स आएगा तो हैव बीन याद रखिएगा, taken from India through a traveler's eyes which has been written by Paul Lessbuck। ओके सर, आइए एक्सप्लेन करते हैं। Paul Lessbuck was a famous American writer known for her travelogues। सर सुनिएगा ध्यान से, Paul Lessbuck एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका थी जो अपने यात्रा वृत्तांतों के लिए जानी जाती थी। तो समझिएगा ध्यान से, ये लाइन इसमें क्यों लिखा गया, क्योंकि देखिए एक्सप्लेन क्या करना है कि वो भारत आई है तो दो लोगों से मिलना चाहती है, इसको एक्सप्लेन करना है। इसलिए उनके बारे में पहले बताया गया है कि चूंकि वो यात्रा वृत्तांत करती थी, यात्रा करती थी, तो केवल यात्राओं के बारे में लिखती थी जो कि अमेरिकन थी। आगे देखिएगा, इन दिस एसे यानी इस निबंध में, इन दिस ट्रेवलॉग भी लिख सकते हैं सर, या जर्नी रिकॉर्ड भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। इन दिस एसे शी डिस्क्राइब्स हर एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग हर विजिट टू इंडिया। अर्थात इस निबंध में उन्होंने अपनी भारत यात्रा का अनुभवों का क्या किया है सर, वर्णन किया है, साझा किया है। आगे देखिएगा, she says that her purpose of visiting India was not to see famous monuments like the Taj Mahal और फतेहपुर सिकरी। हाँ, ये भी उसमें दिया गया है सर, वो ताजमहल देखने नहीं आई थी, फतेहपुर सिकरी ये एक जगह है सर, एक प्रकार का महल वहल बनाया गया है जो कि मुगल साम्राज्य में बना था, अकबर ने बनवाया था। कौन सा, फतेहपुर सिकरी, शायद सन 16वीं शताब्दी में, 1550-60 के बाद, पता नहीं 71 कितना, आई डोंट नो, उस समय बनवाया गया था। एक आज के समय में ये क्या है सर, टूरिस्ट जगह है, ठीक है, यात्रा है, वहां पर लोग घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं। यहाँ देखिएगा, इंस्टेड शी केम टू मीट टू इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ पीपल, द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन द सिटीज एंड द पीजेंट्स इन द विलेज। अर्थात कहने का मतलब है कि वह कहती हैं कि भारत आने का उनका उद्देश्य ताजमहल या फतेहपुर सिकरी जैसे प्रसिद्ध स्मारकों को देखना नहीं था, बल्कि वह दो महत्वपूर्ण समूहों से मिलने आई थी, शहरों के युवा बुद्धिजीवी और गांवों के किसानों से। आगे देखिएगा,
She was deeply impressed by the intelligence, simplicity and sincerity of these people. सुनिएगा ध्यान से सर, वह इन लोगों की बुद्धिमत्ता, सादगी और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई. Through them, she wanted to understand the real India, its culture, values and social life. अर्थात कहने का मतलब हुआ कि उनके माध्यम से वह असली भारत, उनकी संस्कृति, मूल्य और सामाजिक जीवन को समझना चाहती थी. यही है इस लाइन का एक्सप्लेनेशन. बात खत्म. चलिए, अर्थात क्या कहा गया है, वो दो लोगों से क्यों मिलना चाहती थी? क्योंकि वही दो लोग हैं जो बेहतर रूप से भारत को जानते हैं. जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो शहरों में निवास कर रहे हैं, और जो गांव में गरीब किसान है, वही ना अपने भारत को जानते हैं. इसलिए वो दो व्यक्तियों से ज्यादातर मिलना पसंद करती थी. आइए सर, अब शुरू होता है हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक. ढेर सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. मैं फिर से बता रहा हूं सर, यदि आपको किसी का ऑप्शन मालूम हो तो आप बताइएगा, और अगर नहीं मालूम हो तो डोंट टेक टेंशन, विदाउट एनी मेंशन, डोंट फियर, बिकॉज आई एम, मैं बताऊंगा. ठीक है, चलिए. और हम बोलते हैं ना कि अगर आपको ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ेगा तो आपको पता चल ही जाएगा कि क्या इसका सही होगा. ठीक है सर. क्वेश्चन दिया गया है, which type of prose piece is India through a traveler's eyes? बताइए, जो इंडिया थ्रू द ट्रेवलर ये पार्ट है, ये क्या है? इससे है कि ट्रेवलॉग है, स्पीच है कि शॉर्ट स्टोरी है? सभी को उस समय से हम चिल्ला रहे हैं सर, ट्रेवलॉग है यानी यात्रा वृत्तांत है. अगर बाय द वे, अगर ऑप्शन में ट्रेवलॉग नहीं आया, ध्यान से सुनिएगा सर, अगर है तो ट्रेवलॉग ही सही है, याद रखिए. इसके लिए हम लोग फाइट कर सकते हैं. अगर नहीं आया तो किसके साथ जाएंगे? इसे के साथ जाएंगे. याद रहेगा. इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. आगे बढ़ते हैं. Who has written India through a traveler's eyes? किन्होंने लिखा है सर इंडिया थ्रू द ट्रेवलर आइज? कौन? पॉल एस बक. ऑप्शन नंबर सी. बताइए तो एच ई बिट्स ने कौन सा पार्ट लिखा है? द अर्थ. महात्मा गांधी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. सिगानाया, द आर्टिस्ट. बहुत तेज है मेरे बच्चे, वाह भाई वाह. ये वाला बताइए. When was Pearl S. Buck born? 1892. 1892 में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था. और 1973 में ना उनका मृत्यु हो गया था जी. तो चलिए, तो बताइए तो इन which year did Pearl S. Buck die? कब मरी थी? 1973. यानी 1973 में उनका देहांत हो गया था. ठीक है सर, याद रहेगा. आगे बढ़ते हैं. अगला बताइए. Pearl S. Buck was A और N दोनों दिया जाता है सर. डैश बाय बर्थ. बाय बर्थ कहां पर इनका जन्म हुआ था? अमेरिकन. ये अमेरिकन थी ना, अमेरिका ना अमेरिकन. क्वेश्चन समझिए. पर्ल एस बक वाज एन अमेरिकन बाय बर्थ. अगला क्वेश्चन देखिए. पर्ल एस बक वाज रेयर्ड इन व्हिच कंट्री? इनका पालन पोषण किस देश में हुआ था? चाइना. चीना ना बनी, चाइना. चाइना. ओके, बहुत बढ़िया. अगला बताइए. हु वर पर्ल एस बक्स पेरेंट्स? पर्ल एस बक्स के जो पेरेंट्स है, माता पिता, क्या थे? मिशनरीज थे. ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धर्म प्रचारक थे. याद रखिएगा. किस धर्म के प्रचार के लिए अपना घर बार छोड़कर चले गए थे? क्रिश्चियन. ठीक है, हाँ, क्रिश्चियन बौद्ध धर्म वाली किताब में दिया, लेकिन क्रिश्चियन धर्म के लिए. याद रखिएगा. आगे बताइए. इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, ये किताब का लाइन है सर. इंडिया किनके लाइफ का बैकग्राउंड है? पर्ल एस बक का है. पर्ल एस बक्स लाइफ कि द डॉक्टर्स लाइफ, द वाइफ्स लाइफ, कि द कश्मीरीज मैंस लाइफ? पर्ल एस बक्स लाइफ. ये उनका किताब का लाइन है सर. क्या? तो पर्ल एस बक्स लाइफ से अर्थात इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ पर्ल एस बक्स लाइफ. ओके, अगला बताइए. द बुक कम माई बिलव्ड हैज डैश बैकग्राउंड. कम माई बिलव्ड किस बैकग्राउंड का है? इंडियन बैकग्राउंड का है. ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. ठीक है सर, याद रहेगा. चलिए, ऐसे पूछ सकता है सर. द बुक कम माई बिलव्ड बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन कौन सी? इंडियन बैकग्राउंड. ये भी आ सकता है. बस याद रखिएगा, द बुक कम, खाली कम माई बिलव्ड आया तो इंडिया टिक करके आना है. क्या टिक करके आना है? इंडिया. हमको काहे इतना चिल्लाना पड़ रहा है? हमारा ऑप्शन से एहसास भइल बा. हमको लग रहा है कि हम कस के चिल्ला रहे हैं. हेलो हेलो. अब ठीक है. अब चिल्लाए कि हमारा ना पड़ी. ओवर से भूख वाले लॉस हमारा कहीं. अरे बोल्टरिया और आ गया था. हाँ, बोल्टरिया. बोल्टरी बोलिए चाहे बोल्टरी बोलिए, कुछ भी बोलिए, समझ में आना चाहिए. अगला क्वेश्चन बताइए सर. अगला क्वेश्चन. द बुक
द गुड अर्थ हैज डैश 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 बैकग्राउंड, कौन बैकग्राउंड? चाइना बैकग्राउंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया? आसान है। चलिए, चलो सुमित उठ, हाथ उठाओ, वहीं आ रही है। पॉल एस बक टॉट इन डैश 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 यूनिवर्सिटी, किस विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी? चाइनीज, चाइनीज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बताइए, व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग इज पॉर्लेस बुक नोन फॉर, ये किस चीज के लिए जानी जाती है, माने किस प्रकार के लेखन के लिए? ट्रेवलॉग एंड मेमोरीज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नॉट मेमोरीज सर, मेमोरी होता है, ठीक है। अगला बताइए, पॉल एस बक रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1938, 1938, याद रहेगा सर। पॉल एस बक को लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1938 में मिला था। अगला बताइए, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, ये कहां से लिया गया है? माय सेवरल वर्ड से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए, द मेन थीम ऑफ द लेसन इज पॉल एस बक्स लव फॉर, सुनिएगा ध्यान से, द मेन थीम ऑफ द लेसन, जो ये जो लेसन है उसका मेन विषय वस्तु है, मतलब पॉल एस बक किसके प्रति वो प्यार दिखाती है? पुअरेस्ट पीपल लिविंग इन इंडियन विलेजेस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए, पॉल एस बक्स राइटिंग स्टाइल इज, उनका राइटिंग स्टाइल क्या है? एकदम सिंपल है, डिस्टाइड है एंड इफर्टलेस है, याद रखिएगा। सिंपल का मतलब साधारण, इसका मतलब स्पष्ट, और इसका मतलब सहज होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। है बताइए, अकॉर्डिंग टू पॉल एस बक व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड, बताइए पॉल एस बक के अनुसार इंडिया से कौन सी चीजें दुनिया को सीखनी चाहिए? याद रखिएगा, अगर आप ऑप्शन पढ़िएगा ना तो आपको लगेगा ये पहला वाला को छोड़कर भाई शांति भी हो सकता है, ऑनेस्टी भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा सर, नॉन वायलेंस, अहिंसा का रास्ता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, पॉल एस बक एट हर फूड डैश डैश इन इंडियन विलेज, उन्होंने अपना खाना किस चीज से खाया? पॉल एस बक अपने माने इंडियन विलेज, भारतीय गांव में किस चीज से खाई थी? बताइए। देखिए, विथ लेडल, लेडल का मतलब होता है कलछुल, कलछुल से खाई थी। विथ हर हैंड्स, अपने हाथ से खाई थी। ध्यान सुनिएगा सर, अब बिहार में, भारत में तो कैसे खाना खोइबो? हाथे से नु खोइबो, ऑप्शन नंबर बी होगा। भाई देखो, विद द फॉर्क एंड स्पून, चम्मच से खाई थी। है देखिए, विद द चॉप स्टिक्स, ये लोग चाइनीज लोग खाते हैं, देखिएगा दो हाथों में इस तरह रखे होते हैं, अब बड़ी स्पीड में खाते हैं। हम लोग सिवान में कोई जगह है, कोई होटल में तो देखिए चम्मच आवेला, चम्मच साइड में, कौन कौन ऐसे खाता है जी? सभी लोग वैसे ही खाते हैं, जो भी है चम्मच से, स्पून से खाते हैं। यहां देखिए, बताइए, द फूड इन इंडियन विलेज वाज सर्व्ड ऑन डाइडेड लीव्स, भारत में जो खाना है किस चीज के पत्ती पर सर्व किया जाता है, दिया जाता है? बनाना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अरे सर, बनियान का मतलब होता है पता है क्या? बरगद होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, पपाया माने पपिस्ता के पपई पर खाना दिया, वाह। मैंगो, आम के पपई पर क्या दिया भाई? जो भी है, आगे देखिएगा। हाँ देखिए, हु इन्वेडेड कश्मीर, कश्मीर पर किन्होंने आक्रमण किया था? यूरोपियंस या बैबरियन, याद रखिएगा, ठीक है सर। ओके, यूरोपियंस नहीं तो एक और आएगा, कौन सी? बैबरियन आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, मैं जितना बता रहा हूं देख चलिए, सब आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, सब क्वेश्चन हम देंगे एग्जाम में, और नहीं बनेगा तो आप जानिएगा आपका काम जाए। व्हाई डिड पॉल एस बक विजिट इंडिया, पॉल एस बक इंडिया क्यों घूमी? बताइए, क्यों घूमी? टू सी द यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड द सिटीज, सॉरी इन द सिटीज एंड पीजेंट्स इन द विलेज, वो किनसे मिलना चाहती थी? तो जो युवा शहरी जो इंटेलेक्चुअल्स यानी कि बुद्धिजीवी थे उनसे, और भारत के गांवों के किसान जो थे उनसे वो मिलना चाहती थी। अगला बताइए, पॉल एस बक हैड और अन डैश, क्या थी? क्या थी? अमेरिकन थी, चाइनीज टिक मत कहिए सर, ये अमेरिकन थी। ओके, ये वाला क्वेश्चन बताइए सर, जो पाठ पढ़े होंगे वो पक्का बताएंगे।
हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर? दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका के, हाँ वही पूछा है सर, प्राइम मिनिस्टर, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? चर्चिल, याद रखिए कौन थे? चर्चिल। एकदम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चर्चा हुआ था ना, चर्चा, तो चर्चिल। ओके, विंस्टन चर्चिल थे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए, ये तरीका होता है सर याद करने का, सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो बाप रे बड़ी चर्चा हुआ था, तो कौन थे? चर्चिल, इंग्लैंड के। द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वाज ए और एन? बताइए, जो फर्स्ट वुमेन यानी जो महिला थी प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड स्टेट, वो कहां की थी? इंडिया की थी, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन भी सेम वहीं से है, याद कीजिए। द फर्स्ट वुमेन द जनरल इन चार्ज ऑफ कोरियन प्रिजनर एक्सचेंज वाज ए और एन? कहां की थी? इंडिया की थी। जो कोरिया में जो जेल में जो यात्रियों को इधर, यात्री कह रहे सर, जो कैदियों को इधर उधर करता है, वो महिला कहां की थी? इंडिया की थी। इंडियन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। इन द वर्ड्स ऑफ द राइटर, यानी कि राइटर के अनुसार कहा जाए तो, द मोस्ट पिटिएबल कंडीशन ऑफ द फार्मर वाज इन इंडिया। याद मोस्ट कब से बंद हुआ? कब है बनी? हाँ सर, क्रिया ना, कोई बात नहीं सर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन टिक हुआ है। एडोल्फ हिटलर, इसका याद रखिएगा। ठीक है सर, जहां भी नाजिस्म आएगा वहां पे क्या आएगा? हाँ, जहां भी नाजिस आएगी वहां पे क्या आएगा? हिटलर आएगा। ना नाजिस, ना ना ना, ए भाई गलत बात है, हिटलर। ओके, अगला बताइए। हु डज द राइटर ब्लेम्स फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया? बताइए, हु डज द राइटर ब्लेम्स फॉर ऑल द इंडिया, यानी इंडिया में जितनी भी खराबी थी उसको किसको दोषी ठहराते थे? किसको? अरे भाई, इंग्लिश का मतलब होता है इंग्लैंडी, अंग्रेज, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए बाबू। द गुड अर्थ वाज रिटन बाय, द गुड अर्थ किन्होंने लिखा है? पॉल बक डी। ऑन अ विजिट ऑफ a certain village the young host of the writer could speak fair, फेयर कौन सी? इंग्लिश। एकदम फेयर का मतलब एकदम साफ अंग्रेजी, एकदम फ्लुएंट इन धराप्रवाह अंग्रेजी बोलता था, जो पॉर्लेस बक के साथ क्या था? होस्ट था। अगला बताइए, हु वाज द हेड ऑफ द होस्ट फैमिली? होस्ट फैमिली का हेड कौन था? उसका बड़ा भाई था इल्डेस्ट, यानी इल्डर ब्रदर भी हो सकता है, इल्डेस्ट ब्रदर भी हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। What made the Indian inverted, जी हाँ, एंड extorted? सर सुनिएगा ध्यान से, क्या क्या बनाता है, याद रखिएगा। कौन सा चीज है? ध्यान से सुनिएगा सर, याद कर लीजिएगा। उपनिवेशवाद। क्या? उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद क्या होता है सर? कोलोनाइजेशन। क्या लिखा है? कोलोनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए। अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट इज द मेन क्वालिटी ऑफ अ लीडर? राइटर के अनुसार एक लीडर का मेन क्वालिटी क्या होना चाहिए सर? वो सेल्फलेसनेस होना चाहिए, याद रखिएगा, निस्वार्थता उसके अंतर्गत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला बताइए। द वन हु लीव देयर होम टू जस्ट स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी आर कॉल्ड, यानी वह व्यक्ति जो अपना घर बार त्याग देता है क्रिश्चियन धर्म के प्रचार के लिए, उसको क्या कहते हैं? मिशनरी कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाँ, अब तो नहीं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा सर। कश्मीर वाज अटैक्ड बाय डैश डैश इन्वेडर्स फ्रॉम यूरोप। कौन थे? तो व्हाइट बार्बरियन थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बताइए। कश्मीरीज हैव डैश डैश आईज, कश्मीरियों की आंखें कैसी होती हैं? नीला। बहुत बार मारे, किसका आंख नीला था?
बेंजी का आंख नीला था। भाई अब फ्लोरेंस का आंख कैसा था? ग्रे था, ग्रे। याद रहेगा? चलिए इसका ग्रीन याद रखिएगा। कश्मीरी जाइज कैसी थी? ग्रीन, हाँ हरा। वाह। अरे भाई उन लोग कहा कि एकदम हरियर हरियर रहता था। अगला बताइए। इंडियन पीजेंट्स आर पुअरर देन देयर डेजर्ट काउंटर पार्ट्स चाइनीज। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि उनसे क्या थे सर? पुअरर यानी कि गरीब थे। कौन? इंडियन, चाइनीज से। अकॉर्डिंग टू पॉर्लेस बॉक द पीपल ऑफ इंडिया डैश। कौन सी? द पीपल ऑफ इंडिया किस रेस में आते हैं? किस नस्ल के होते हैं? याद आ रहा है? कौन? कॉकेशियन रेस में आते हैं। यानी कि यहाँ के लोग क्या होते हैं सर? गोरे भी होते हैं और सावले होते हैं। याद रखिएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बताइए। इंडिया हैज वे ऑफ डैश ह्यूमन लाइफ। उनका कैसा होता है? परमिटिंग होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज में वो व्यापक रूप से क्या होते हैं सर? घुल मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। द स्किन कलर ऑफ द कश्मीरीज इज। अब स्किन कलर पूछा है, आंखें नहीं पूछा है। आंख तो नीला नीला था क्योंकि नाम उसका बेंजी था। वो दूसरा पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है। आंख उनका ग्रीन होता है कश्मीरीज का, लेकिन स्किन कलर यानी कि त्वचा का कलर यहाँ पे पूछ रहा है तो कैसा था? तो बाबू लवली क्रीम। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ लवली क्रीम होता है भाई। लवली है या लवली? ऐसा नहीं है, हाँ वहीं से फेयर लवली बन के आता है लवली क्रीम। जो भी है आगे बताइए। द फीचर्स ऑफ द कश्मीरीज आर एज डैश एज द ग्रीक। बताइए क्या होता है? एकदम क्लासिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बताइए। पॉल एस बॉक केम टू इंडिया टू सी डैश पीपल। कैसे लोगों को देखने आई थी? ध्यान देगा, बहुत लोग विलेजर्स टिक कर देते हैं, टाउन टिक कर देते हैं, गलत है। ताजमहल भी टिक करते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा सर? 2 ग्रुप्स होगा, यानी 2 ग्रुप से मिलने आई थी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। डैश एडवाइज द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर फॉर एवरीथिंग। बताइए यानी किन्होंने कहा कि सब चीजों के लिए आप अंग्रेजों को दोष मत दीजिए? पॉर्लेस बक ने कहा था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ वही पार्ट का हो तो वही पार्ट वाला के टिक कर दो। कौन बनी? द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश फैमिश्ड। हेलो, ये आपके क्वेश्चन में भी आया था। बताइए द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड कहां? मद्रास। क्वेश्चन आंसर में याद आ रहा है? मद्रास या चेन्नई, ठीक है? अगला क्वेश्चन बताइए। द लाइफ स्पेन इन इंडिया वाज ओनली। हाँ हाँ ये तो पता था, 27 ईयर्स ओल्ड। चाइनीज पीजेंट्स इज रिचर देन। कौन सी? इंडियन पीजेंट्स। याद रखिएगा थोड़े से अमीर हैं सर। अमीर का मतलब धनी, धनी का मतलब किस चीज में? तो हर एक चीज में। ऑप्शन नंबर डी है। पुअरेस्ट, पुअर और गरीब। अगला देखिए सर। डिग्री पढ़े? डिग्री, डिग्री हाँ तो पढ़े तो क्या पूछ रहे? आपको नहीं पूछना चाहिए। अगला बताइए। हाँ देखिए सर, बातें नहीं। फ्रॉम बेबीहुड यानी कि जो बच्चे बचपना। द इंडियन डैश आर टॉट दैट द राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विसेज। यानी कि बच्चों को, यानी किन को शुरुआत से ही बताया जाता है, बचपन से ही बताया जाता है कि दाहिना हाथ सब काम के लिए बेहतर होता है। किनको? पीपल, लोगों को, यंग युवा को, खाली लड़कों को, कि चिल्ड्रन यानी बच्चों को? बच्चों को याद रखिएगा, ठीक है सर? लेकिन शुरुआत में वो बच्चे गलती करते हैं, गलत हाथ का प्रयोग कर लेते हैं कभी कभी। लेकिन घर के लोग सिखाते हैं ना बापू ये हाथ ना है हाथ। यहाँ देखिए। व्हाट कैरेक्टराइज न्यू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी कि नए इंडिया का आजादी के बाद क्या विशेषता था? बताइए क्या विशेषता है? बताइए। ये बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस रहते हैं आज भी, और साथ ही साथ अनयील्डिंग आइडियलिज्म यानी ये आदर्शवादी होते हैं, ठीक है सर? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है सर। कौन सा चैप्टर? इंडिया थ्रूज अ ट्रेवलर आई, ठीक है? तो क्वेश्चन आंसर सभी लोगों ने लिख लिया। एक्सप्लेनेशन खूब बढ़िया से लिख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव को खूब बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा तो ध्यान में आ जाता है, याद हो जाता है। बेफिक्र रहिए। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल यहीं पे इसी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।